गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जो हम मॉडर्न इंडिया का स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। हमने इसके बारे में कंप्लीट स्टडी की थी कि 1857 का रिवॉल्ट कैसे आया, कॉजेज़ क्या थे, इफ़ेक्ट्स क्या थे, और इसको पूरी तरह से ब्रिटिश ने सप्रेस कैसे किया। ठीक है, अभी 1857 के बाद जो नेक्स्ट हम मेन इवेंट पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में वो 1885 का है। ठीक है, इसके बीच में जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे रिवॉल्ट्स भी होते रहे विद टाइम, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से बहुत सारे बिल्स और एक्ट्स भी लाए गए। लेकिन उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है 1885 का, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। ठीक है, आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ का होगा। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स आज हम ये दोनों टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आईएनसी फॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि आईएनसी की फॉर्मेशन करने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि 1870s का जो टाइम था, ठीक है, और 1880s का जो टाइम था, तो उस वक़्त जो कुछ भी हुआ एक सॉलिड ग्राउंड बन गया था जिसमें ये कहा गया कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ठीक है, एक ऑल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। ये एक हाई टाइम है जब एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन तक इंडियंस की बात पहुंचाने के लिए, इंडियन की डिमांड पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने आईएनसी की फॉर्मेशन के बारे में बात की। आईएनसी फॉर्मेशन हमने 1885 में की। ठीक है, देखिए, आईएनसी की फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आईएनसी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे इंडिया में बनी थी। उससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बंगाल के अंदर, ठीक है, उस तरह से मद्रास के अंदर और बॉम्बे के अंदर, और भी बहुत अहमदाबाद के अंदर जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी जो एंटी ब्रिटिश रूल थी, और कहीं ना कहीं दैट वाज द मीडियम जहाँ पे लोग अपनी बात रख सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले तो हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, हम अक्सर आप जितनी भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें इन तीन एरियाज़ पे बहुत स्ट्रेस दिया गया है क्योंकि ये मेन एरियाज़ होते थे। ठीक है, बाकी भी एरियाज़ मेन थे, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट देखी गई वो इन तीन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। ठीक है, तो ये सेंटर्स हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी, और कहीं ना कहीं वहीं पे मूवमेंट ज़्यादा हमें स्ट्रेस देती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले जो 1885 में हुई है, ऑल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उससे पहले जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे थी और वो कैसे कैसे काम कर रही थी। ठीक है गाइज, तो चलिए देखते हैं। अभी हम सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमने अभी देखा कि तीन कॉर्नर्स में मेन थी। ठीक है, तीन डिफरेंट कॉर्नर्स जो है वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशंस दिखती हैं, जैसे बंगाल में दिखती है, बॉम्बे में दिखती है और मद्रास के अंदर दिखती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों प्लेसेस जो हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो मेन गवर्नमेंट का जो सेंटर्स भी यही यही प्लेसेस थी, और यही वजह थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म हुई। यहाँ पे एलीट क्लास बहुत प्रेजेंट थी, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करते थे। इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम मोस्टली क्या होता था कि ये लोगों की बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर हम मोमेंट्स देखते हैं। बंगाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखिए, आपको इन मोमेंट्स के नाम याद रखने हैं, और आपको इन मोमेंट्स के जो फाउंडर हैं आप उनको याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट एसएसबी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सबसे पहली मूवमेंट है जो बंगाल के अंदर होती थी वो बांगा भाषा परिष्कार सभा था, तो इसकी जो फॉर्मेशन है ये हमें दिखती है राजा राम मोहन रॉय के लिए। ठीक है, 1836 में इन्होंने ये फॉर्म की थी। ठीक है, बीपीएस। ठीक है, बीपीएस जो है ये आपको याद रखना है किसने फॉर्म किया, राजा राम मोहन रॉय ने 1836। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसको
इसको सती जो एक्ट लाया गया था, इसको वो करने में, सती एक्ट को सपोर्ट किया था इन्होंने, जो हमने देखा विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट राजा राम मोहन राय का दिखता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बांगा भाषा परिष्कार सभा बनाई थी 1836 में। गाइज आपको इनकी डेट याद रखनी है। ठीक है, आपको एक एसोसिएशन याद रखनी है, नाम याद रखना है और डेट याद रखनी है। 1836 में ये बनती है और ये फर्स्ट पॉलिटिकल एक्टिव लीडर थे मॉडर्न सेंस में। राजा राम मोहन राय को फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर, फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको भंग भाषा परिष्कार सभा राजा राम मोहन राय 1836। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड जो मेन यहाँ पे देखते हैं वो है जिम्मेदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहा जाता था। ये भी 1836 में बनती है और ये मेन बनाई गई है राधाकांत देब ने और द्वारका नाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर जो है और राधाकांत देब जो है, इन दोनों के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है, ये इन दोनों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, तीसरी जो मेन एसोसिएशन हमें दिखती है वो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये 1843 में बनाई गई और ये विलियम एडम ने बनाई है। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के एक फ्रेंड थे, तो ये इंग्लैंड में बनाई जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी एसोसिएशन आउट ऑफ इंडिया भी बनी है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये राजा राम मोहन राय के फ्रेंड थे, कौन थे? विलियम एडम। इन्होंने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी बनाई है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी कहाँ बनती है? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था कि इंडियंस जो है इंग्लैंड में जो लोग हैं या फिर वहाँ पे जो इंडियंस की प्रॉब्लम है वो वहाँ पे उस स्लोगन को राइज करें कि इंडियंस किस चीज़ से गुजर रहे हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका जो मीन्स था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मीन से अपना एम अचीव करना चाहते थे। आपको इसके बारे में यही याद रखना है कि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो है ये कहाँ पे थी? इंग्लैंड में थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनाई किसने थी? विलियम एडम ने बनाई थी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बाहर भी थी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। देखिए हमने ऊपर पढ़ा कि लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो हमने पढ़ा कि ब्रिटिश बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो द्वारका नाथ टैगोर और राधाकांत देब ने बनाई थी। यही लैंड होल्डर सोसाइटी बाद में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के साथ मर्ज हो जाती है और इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई है 1851 के अंदर। ठीक है गाइज, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। तो आपको इसका मर्जर पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो किसका मर्ज थी? 1851 में बनती है। लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है दोनों चीज़ों को जोड़ के कुछ एसोसिएट करना, तो दोनों को हमने जोड़ के एसोसिएशन बना दी, दैट इज ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं जो बंगाल के अंदर काम कर रही थी। एक इसमें इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है इंडिया लीग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। ये 1875 में बनती है, ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई गई है। तो इन्होंने कलकत्ता के अंदर इंडियन लीग को स्टार्ट किया था। इंडियन लीग आपको याद रखना है शिशिर कुमार घोष 1875। ठीक है, डेट याद रखनी है और नाम याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहा जाता था, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, ये 1876 में यंग बंगालीज नेशनलिस्ट थे, जैसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ठीक है, आनंद बोस और दूसरा नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ। आप इन दोनों का नाम आगे आने वाले हिस्टोरिकल मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं और ये एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता के अंदर थी। इसका दूसरा नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसको बनाते हैं 1876 में। ठीक है, बाद में हम इसको देखते हैं कि यही सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनको आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है। और हम बाद में देखते हैं कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में करवाते हैं और यही जो फॉररनर है आईएनसी की, मतलब बाद में ये आईएनसी के साथ मर्ज हो जाती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आईएनसी के साथ मर्ज होती थी। वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी। किसने बनाई थी? आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है, कब बनाई थी? 1876 में। ठीक है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी सुरेंद्र नाथ बोस और आनंद मोहन बोस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, सॉरी गाइज, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है तो मे बी आपको आवाज़ थोड़ी सी सुनाई अच्छे से ना दे पा रही हो, तो प्लीज़ एडजस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल try to solve this problem. Okay,
ठीक है, अभी हम अगला एसोसिएशन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दादा भाई नेहरू जी ने बनाई है। ठीक है, कहाँ बनाई है? लंदन के अंदर। मैंने आपसे कहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इंडिया बनती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसने बनाई है। ये बनाई है दादा भाई नेहरू जी ने। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, लंदन में, और 1867 में बनाई है। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम भी बहुत, दादा भाई नेहरू जी लंदन में 1867 में। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू जी ने ये लंदन में बनाई थी, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में ये इसका प्रेडिसेसर्स बन गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये वाली, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई है? दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस थी जो बंगाल में काम कर रही थी। बंगाल उस वक्त सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट बन गया था, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी। आपको इन एसोसिएशन के नाम याद रखने हैं और इनका फॉर्मेशन का डेट याद रखना है, और किसने फॉर्म किया आपको वो याद रखना है। ठीक है गाइज, अब हम अगली एसोसिएशन देखते हैं जो बॉम्बे में काम कर रहे थे। ठीक है, बॉम्बे ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर नेशनल मूवमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है बॉम्बे एसोसिएशन, जिसे बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन भी कहा जाता था, और यहाँ पे ये 1852 में बनती है। ये जगन्नाथ शंकर सेठ, जिसे जगन्नाथ सेठ भी कहा जाता है, उनके द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन जो है वो जगन्नाथ सेठ के द्वारा स्टार्ट की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूना स्वराजनिक सभा। पूना स्वराजनिक सभा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महादेव गोविंद रानडे, ये भी इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो आप आगे बार बार सुनेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है जिससे क्वेश्चन आए हुए हैं। पुणे स्वराजनिक सभा आपको याद रखना है। पुणे स्वराजनिक सभा 1870 या 1867 के टाइम पे बनी थी। इसको किसने बनाया था? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, तो ये लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करते थे। ठीक है, उसके बाद आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ठीक है, ये 1885 में बनती है और फिरोज शाह मेहता इसको बनाते हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, ठीक है, इसको बनाते हैं। तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। ठीक है, यहाँ पे ये हमें बॉम्बे एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त। उसके बाद मद्रास की कुछ एसोसिएशंस हैं। हम देखते हैं कि मद्रास में दो एसोसिएशंस हैं। ठीक है, मद्रास में एक मद्रास नेटिव एसोसिएशन है और मद्रास महाजन सभा है। ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये मद्रास महाजन सभा और नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा जो है ये 1884 में पहले बनती है और ये सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा बनाई गई। ठीक है, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम मद्रास महाजन सभा 1884, बी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चरलू भी इसके साथ एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीर राघव आचार्य भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विरार राघव आचार्य, सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चरलू, ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने मद्रास के अंदर मद्रास महाजन सभा स्टार्ट किया। और वैसे ही मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है ये लक्ष्मी नारायण चेट्टी ने 1849 में स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी मद्रास की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मद्रास की कौन सी थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा जो है ये बाद में बनती है, और ये सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू और विरार राघवाचार्य ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एसोसिएशंस पढ़ी जो आईएनसी से पहले काम कर रही थी मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और हमने पढ़ा कहाँ पे? ये बंगाल के अंदर। ठीक है, उसी तरह से हमने यहाँ पे पढ़ा कि लंदन के अंदर कौन सी आपको अभी मैंने बताया जो बहुत बार पूछी गई है, वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी ने बनाई थी। ठीक है, उसके अलावा भी आप एक दो लंदन की एसोसिएशन में आपको बता देती हूँ। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी लंदन के अंदर, और एक एसोसिएशन थी जिसे इंडियन सोसाइटी कहा जाता था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी भी लंदन के अंदर थी, और इंडियन सोसाइटी किसने बनाई है? आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, आनंद मोहन बोस। ठीक है गाइस, तो इंडियन, देखिए लंदन भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था उस वक्त, क्योंकि लंदन में जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स वहाँ रह रहे थे, जो इंडियंस वहाँ जाते थे, वो चाहते थे कि वहाँ के लोकल जो ब्रिटिशर्स हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन्हें भी पता चले कि कॉलोनीज किन किन प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। तो वहाँ पे इस तरह की मूवमेंट्स चलती रही। आगे भी हम पढ़ेंगे, जर्मनी के अंदर भी होती थी, जापान के अंदर भी कुछ मूवमेंट्स चली, और
इस तरीके से यूके के अंदर, यूएसए के अंदर बहुत मूवमेंट्स चलती हैं, क्योंकि इंडियंस चाहते थे कि बाहर के लोगों को भी पता चले कि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। तो लंदन के अंदर आपको जो दूसरी एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है वो इंडियन सोसाइटी, आपको इसका नाम याद रखना है। इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट की थी? आनंद मोहन बोस ने, ठीक है। आनंद मोहन बोस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आनंद मोहन बोस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद एक और एसोसिएशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है इंडियन लीग, ठीक है। इंडियन लीग, इनके नाम बहुत सेम सेम है, तो आपको इनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इंडियन लीग जो है ये 1875 में बनती है, ठीक है। और 1875 में ये इंडियन लीग किसने बनाई थी? ये शिशिर कुमार घोष ने, ठीक है। शिशिर कुमार घोष जो है इन्होंने इंडियन लीग बनाई है, ठीक है। इसी तरह से एक इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वो किसने बनाई है? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इनके नाम सेम सेम है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और उस तरीके से इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने सिर्फ बनाई है। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, आपको इनके नाम और इनकी डेट्स और इनकी जगह पता होनी चाहिए, और ये आईएनसी से पहले काम कर रही थी, ठीक है गाइज। अब हम आ जाते हैं आईएनसी पे, ठीक है। देखिए आईएनसी पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल डिस्कस करना चाहती हूँ जो उस वक्त आया था, और लगभग इन सारी एसोसिएशंस जो भी थी, ये जितनी भी एसोसिएशंस उस वक्त अलग अलग इंडिया के जगहों पे काम कर रहे थे, ये इस बिल के खिलाफ बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। हम इंडियन आईएनसी स्टार्ट करने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ने से पहले, हम एक बार इल्बर्ट बिल को पढ़ लेते हैं। देखिए इल्बर्ट बिल जो है ये 1883 में लाया गया, ठीक है। इल्बर्ट बिल 1883 में लाया गया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत सारे एग्जाम्स में अब ये पूछा जा रहा है कि इल्बर्ट बिल जो है वो 1883 में लाया गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे आता है, ठीक है। इल्बर्ट बिल किसने लाया? लॉर्ड रिपन, उस वक्त वाइस रॉय थे, लॉर्ड रिपन ने लाया। इसे हम वाइट म्यूटनी भी कहते हैं, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वाइट म्यूटनी किसे कहा जाता है? इल्बर्ट बिल को। इल्बर्ट बिल कब आया? 1883 में। किसने लाया? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। अब ये बिल था क्या? ठीक है, बिल में एक्चुअली ये बात की गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स जो क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको जो है इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है, इंडियन मैजिस्ट्रेट यानी जो उस वक्त जजेस होंगे, जो इंडियंस होंगे, वो उनके केसेस को हेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके केसेस को पढ़ सकते हैं, उन्हें सज़ा सुना सकते हैं। तो इस तरह से जो ये क्रिमिनल एक्ट था, इसके अंदर लॉर्ड रिपन ने चेंजेस लाने की बात की गई थी। अब यहाँ पे जो है वो ब्रिटिशर्स को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होने लगी। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में थे उन्हें तो हुई, इवन के जो लंदन में ब्रिटिशर्स थे उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इंडियन मैजिस्ट्रेट हमारे केसेस को हेयर करे और उसके लिए हमें मतलब सज़ा सुनाई जाए। इंडियंस जो हैं वो इंडियन मैजिस्ट्रेट को इतना राइट नहीं दिया गया। तो यहाँ पे ये इल्बर्ट कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, जिसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राई होती है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है ये यूरोपियन केसेस को हेयर कर सकते हैं, बेसिकली इस बिल के अंदर यही था। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स की तरफ से इसके खिलाफ इतना ज़्यादा क्राई शुरू हो गया कि उस वक्त लॉर्ड रिपन को जो है ये बिल वापस लेना पड़ा, और बाद में वो इसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं कि अगर इंडियन मैजिस्ट्रेट जो है वो क्राइम जो यूरोपियन क्रिमिनल केसेस हैं उनको सुन सकते हैं, बट वहाँ पे 50% जूरी जो है वो यूरोपियन होनी चाहिए। बाद में ये बिल जो है उनको अंदर चेंजेस लानी पड़ गई थी, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अब्रप्ट हो गई। यहाँ पे जब ये कंट्रोवर्सी अब्रप्ट होती है तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिशर्स की सेंस पता चलती है, ठीक है। ब्रिटिशर्स की सेंस पता चलती है कि वो किसी भी तरह से इंडियंस को अपने, इवन के पढ़े लिखे इंडियंस को भी अपने ऊपर नहीं मानते थे। वो किसी जज को भी नहीं इतना समझते थे कि वो उनके केसेस लेने के काबिल है, ठीक है। इसे वाइट म्यूटनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1883 में लाया गया था और वाइट म्यूटनी भी कहा जाता है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है और कब और क्यों लाया गया। तो इल्बर्ट बिल 1883 में लाया, तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये भी छोटे छोटे कॉजेज जो थे जिसने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस में हेल्प किया है। तो बाद में कांग्रेस जो है फॉर्म होती है, हम देखते हैं। लेकिन इल्बर्ट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको पता चलता है कि इनका माइंडसेट क्या था ब्रिटिशर्स का, कांग्रेस के द्वारा या इंडियन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो अब हम आते हैं आईएनसी पे, ठीक है। आईएनसी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी जहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस फॉलो होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, ठीक है। अभी हमने देखा कि 1870s में
और 1880s में एक सॉलिड ग्राउंड बन गया था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद, 1857 का रिवॉल्ट होता है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सीरीज़ में इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी एसोसिएशन जिन जो हमने पढ़ा वो बनती हैं, और इन सब के बाद क्या होता है कि एक ग्राउंड बन गया था जहाँ बोला गया कि एक ऑल इंडिया हमें एक ऑर्गेनाइजेशन लाने की ज़रूरत है। देखिए ये जितनी भी एसोसिएशंस हमने ऊपर पढ़ी हैं, जो बंगाल के अंदर थी, ठीक है, जो मद्रास के अंदर थी, और जो बॉम्बे के अंदर थी, ये जितनी भी एसोसिएशंस थी ये अपने अपने जगहों पे काम कर रही थी, ये एक फिक्स टेरिटरी में काम कर रही थी। और इनको एक और प्रॉब्लम इनके साथ ये थी कि ये इनकी मीटिंग्स रेगुलर नहीं थी। मतलब ये ऑल इंडिया ऐसा कोई एसोसिएशन, ये अपने अपनी जगहों पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही थी। तो हमें लगा कि हमें एक ऑल इंडिया एसोसिएशन लानी चाहिए जिसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो, जिसका मीटिंग्स रेगुलर हो, और जहाँ पे लोग, हर तरह के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है, हर तरह के इशू को वो गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस वक्त इंडिया टेरिटरी जो ब्रिटिश के अंडर थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, जो इंडियन मासेस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाए। और कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारे एक्ट्स या बहुत सारे राइट्स हमें चाहिए थे, तो वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाए, हमारी डिमांड्स को वहाँ तक पहुँचाए। तो हमें एक ऑल इंडिया एसोसिएशन की ज़रूरत थी, इसलिए हमने कांग्रेस लाने की बात की, ठीक है, कांग्रेस हमने बनाई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस की फॉर्मेशन कब, कैसे और कहाँ होती है। देखिए सबसे पहले जो इसके फाउंडर थे वो ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है इनको, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम बेसिकली ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो इन्होंने, सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, आपने याद रखना, ये एक सिविल, ब्रिटिश के अंडर ही एक सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने कांग्रेस की बुनियाद रखने की, ये मतलब फाउंडिंग फादर कहा जाता है इनको, इंग्लिश थे ये। तो इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस बनाएंगे, फर्स्ट सेशन इन्होंने कांग्रेस का करवाया, ठीक है। तो हम इसकी फॉर्मेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 दिसंबर 1885, ठीक है, आपने ये डेट याद रखनी है क्योंकि पूछी जाती है। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनती है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट सेशन होता है, ये आप देख सकते हैं ये फोटो में, ये दिस में बी द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस व्हेन दे अटेंडेड। फर्स्ट सेशन जो होता है ये आपको याद रखना है कि ये गोकुल दास, आपको इस कॉलेज का नाम याद रखना है, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज था, ये बॉम्बे के अंदर था। और ठीक है, और यहाँ पे 1885 में यहाँ पे फर्स्ट सेशन कांग्रेस का होता है, ठीक है, फर्स्ट सेशन कांग्रेस का होता है। और यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, हमने ऊपर बात की थी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस को जो है हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी, ठीक है, आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो इसका आईएनसी का जो सबसे पहले हमारे जिन्होंने इसको प्रिसाइड किया, जो उसके प्रेसिडेंट थे, वो हमें यहाँ पे दिखता है कि वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, आपको इनका नाम भी याद रखना है, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है। 72 डेलीगेट्स थे इसके अंदर, और यहाँ पे ये मीटिंग पहली होती है, ठीक है, दिसंबर के अंदर, ठीक है। तो आपने ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सीधा सीधा पूछे जाते हैं। सबसे पहले डेट पूछी, सबसे पहले हु इज़ द फाउंडिंग फादर, दैट इज़ ए.ओ. ह्यूम, एंड डेट क्या है, 28 दिसंबर 1885, दैट इज़ बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे के अंदर होता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस को आर्किटेक्ट ऑफ आईएनसी कहा जाता है। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं। 72 डेलीगेट्स हैं, ये आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। 72 डेलीगेट्स थे इसके अंदर, फर्स्ट मीटिंग के अंदर 72 लोग वहाँ प्रेजेंट थे। तो इस तरीके से हमने कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है, फर्स्ट वहाँ पे एक सेशन शुरू हो जाता है कांग्रेस का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो मेन लोग थे, आप दादा भाई नेहरू जी उस वक्त मेन थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, और सुब्रमण्यम अय्यर, रामास्वामी मुदलायर थे, और रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। ये सब के सब लोग जो हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एसोसिएशन थी, यहाँ से बंगाल के लोग भी थे, मद्रास के लोग भी थे, और बॉम्बे के लोग भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया एसोसिएशन यहाँ पे हमारी बन जाती है। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि उस वक्त हमारे यहाँ पे वाइस रॉय कौन थे, यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज़ लॉर्ड डफरिन,
ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आस्क्ड मेनी टाइम इन एसएसबी एग्जाम्स। कौन इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कौन हमें वाइसराय कौन थे, दैट इज लॉर्ड डफरिन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि रीज़न क्या था, हम एक बार गो थ्रू कर देते हैं कि व्हाट आर द मेन रीज़न बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, क्यों बनी। देखिए इसके लिए ना कुछ लोग सेफ्टी वॉल थेरी, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आपको याद रखना है कि व्हाट इज सेफ्टी वॉल थेरी। देखिए सेफ्टी वॉल थेरी जो है ये दी गई और इसमें कहा गया कि कुछ लोगों का कहना था कि सेफ्टी वॉल यानी इसमें जो थेरी के बेसिकली मेन प्रोपोनेंट है वो लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय के बारे में हम पढ़ेंगे, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी है, दैट इज लाला लाजपत राय, आपको याद रखना है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी में ये कहते हैं कि मेन रीज़न क्या है फॉर्मेशन के बनने का, कि ये ह्यूम ने बनाई है। बेसिकली जितना भी लोगों के अंदर गुस्सा था तो वो मतलब वो चाहते थे किसी तरह से वो चैनलाइज हो, तो इसलिए उन्होंने एक कांग्रेस की शक्ल में एक इस तरह का एक बना दिया, एक छोटी सी एसोसिएशन बना दी। ठीक है। तो ये बेसिकली ये सेफ्टी वॉल फॉर इंडियंस ग्रोइंग अनहैप्पीनेस, बेसिकली मतलब बताया गया कि गुस्सा निकालने का एक तरीका दिखा दिया गया। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने मतलब ये माना जाता है कि ह्यूम ने जो है वो लॉर्ड डफरिन को मनाया कि वो कांग्रेस को के बनाने को ब्लॉक ना करें, वो कांग्रेस को बनने दें। ठीक है। एज ए सेफ्टी वॉल थियरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हु गेव दिस थियरी, सेफ्टी वॉल थियरी होती क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सेफ्टी वॉल थियरी लाला लाजपत राय ने दी थी, जिन्हें हम पंजाब केसरी भी कहते हैं। और सेफ्टी वॉल थियरी के अकॉर्डिंग क्या था कि इन्होंने कहा कि बेसिकली ह्यूम जो है अपने आप में एक इंग्लिश सर्वेंट थे, तो वो इसलिए चाहते थे कि कांग्रेस बने ताकि लोगों का गुस्सा थोड़ा सा चैनलाइज हो, जो लोग खुश नहीं हैं वो कहीं ना कहीं उनको ना एक जगह मिल जाए अपना वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो बेसिकली वो कांग्रेस का लाला लाजपत राय का कहना था कि इट इज़ नॉट फॉर इंडियंस, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की ही सोची समझी चाल है। ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन उस वक्त हमें वाइसरॉय देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे ये सेफ्टी वॉल थियरी जो है ये लाला लाजपत राय इसको सपोर्ट करते हैं। आपको याद रखना है कि सेफ्टी वॉल थ्योरी है क्या थी और किसने दी थी, दैट इज़ लाला लाजपत राय। ठीक है। लाला लाजपत राय इसमें बिलीव करते थे और ये कहते थे कि ये कहीं ना कहीं मतलब ये कॉन्स्पिरेसी हाइपोथेसिस है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और बात की गई है सेफ्टी वॉल थ्योरी के अलावा, मतलब इसको हम ना आर पी दत्ता हमारे एक मार्क्सिस्ट एक स्कॉलर हैं, आपको नाम याद रखना है आर पी दत्ता। इन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ आईएनसी दी थी इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स की ही चाल है, कॉन्स्पिरेसी की जा रही है आईएनसी बनाने के पीछे, क्योंकि ए ओ ह्यूम खुद एक इंग्लिश सर्वेंट थे। ठीक है। आरपी दत्ता आपको याद रखना है, आरपी दत्ता ने क्या दिया, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी है। ठीक है। एक और थ्योरी दी गई थी, वो दी गई थी जी के गोखले ने हमें एक थ्योरी दी थी जिससे कहा गया था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ठीक है। ये वाली जो थ्योरी है, जो आईएनसी को एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह देखते थे, वो गोखले देखते थे और बहुत पॉजिटिव व्यू था इनका कांग्रेस को लेके। तो आपको ये इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी है, जी के गोखले ने। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑफ आईएनसी आरपी दत्ता ने। और सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात कौन करता था, रीजन बिहाइंड क्या है सेफ्टी वॉल थ्योरी, लाला लाजपत राय। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। ओके क्लियर। तो यहाँ पे हमने रीजंस देख लिए हैं। ठीक है। रीजंस हमने देख लिया कि कांग्रेस के बनने के अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच थी कि कांग्रेस क्यों बनाई जा रही है। अब देखिए हम मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस उस वक्त क्या बनी, क्यों बनी। देखिए पहले तो ये मैंने आपको बताया कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पूरी इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही थी, ये डेमोक्रेटिक थी, ये नेशनल मूवमेंट को पैन इंडिया लेवल पे ले जाना चाहती थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एंटी क्लोनियलिज्म थी, यानी क्लोनियल आइडियोलॉजी के खिलाफ। क्लोनियलिज्म क्लोनियलिज्म कुछ बच्चों को अगर आइडिया नहीं होगा, क्लोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जैसे ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो उस टेरिटरी से बहुत दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स लंदन में रहते थे, तो वो क्या करते थे कि इंडिया में आके अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज यानी 10-15 लोग आके कॉलोनी बना लेंगे, तो वो कॉलोनीज बनाते थे और उस पर्टिकुलर टेरिटरी को रूल करना शुरू कर देते थे। इसी सिस्टम को हम क्लोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है। जो अपनी मेन टेरिटरी से दूर किसी और जगह पे जाके एक छोटी कॉलोनी सेटअप करते हैं और वहाँ के जो टेरिटरी है उसको रूल करना शुरू कर देते हैं, इसको कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उनका मतलब अफ्रीका के अंदर
या इंडिया के अंदर या चाइना के अंदर, जितना भी ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे सब की ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती थी। एंटी कॉलोनियलिज्म इसी आइडियोलॉजी को कहा जाता है कि हम इस कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करेंगे, ये हमारी लैंड है, हम इससे बिलोंग करते हैं, तो रूल करने का हक भी हमारा है, कोई बाहर से आके रूल हमें नहीं कर सकता। एंटी कॉलोनियलिज्म को प्रमोट करती थी कांग्रेस, ठीक है। एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी इनकी, ठीक है। अब इसमें नेशनलिज्म को बढ़ावा देने का कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था। नेशनलिज्म क्या होता है? अपने मुल्क से प्यार, ठीक है, पेट्रोइटिज्म भी इसे कहते हैं। तो नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई थी। कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस, जैसे अपनी कास्ट, अपना रिलीजन, उस फीलिंग को ख़त्म करके हम एक नेशन से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इंडिया, वो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस का। क्योंकि जब तक लोगों के अंदर वननेस का फीलिंग नहीं आएगी, तब तक लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते थे, ठीक है। उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव था कि वो लोगों को एजुकेट करते हैं, पॉलिटिकली भी लोगों को एजुकेट करने की बात की गई थी कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे हैं, वो क्यों रूल कर रहे हैं, हम उनका रूल कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो पॉलिटिकली एजुकेट करने की बात की गई थी लोगों को, ठीक है। और फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लोगों के लिए, स्कूल, कॉलेजेस और इकॉनमी इंडिया की कैसे ठीक हो सकती है, लोगों को एजुकेट कैसे किया जा सकता है, ये भी कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव ये था कि वो एक लिंक क्रिएट करना चाहता था, लिंक बिटवीन मासेस, लोगों के बीच में, एंड गवर्नमेंट, ठीक है। जो आम लोग थे और गवर्नमेंट के बीच में जो एक लिंक है, वो कांग्रेस क्रिएट करना चाहता था, उनकी प्रॉब्लम्स उन तक पहुंचाना चाहता था, ठीक है। ये आगे कांग्रेस के मेन ऑब्जेक्टिव, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इन केस कभी कोई ऑब्जेक्टिव पे सवाल आ जाए। और आपको ये थियरीज भी मैंने बता दी है, ठीक है। इस तरह से आईएनसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, आईएनसी के बारे में पढ़कर आगे हम चलते हैं कि जब आईएनसी 1885 में बनती है, 1885 में जब कांग्रेस बनती है, तो उसके बाद बहुत टाइम तक, लाइक 1885 से लेके हम देखते हैं कि 1885 से लेके 1905 तक, ठीक है, दिस इज 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस की जो अप्रोच क्या थी, उससे हम कहते हैं मॉडरेट्स, ठीक है। मतलब दो अप्रोचेस हैं कांग्रेस की, ठीक है। अप्रोचेस जो हैं विद टाइम चेंज होती रही हैं। सबसे पहले अप्रोच कांग्रेस ने रखी है मॉडरेट्स की, मॉडरेट फेज रहा है कांग्रेस का 1885 जब से वो बनती है 1905, यहाँ पे डोमिनेट रहे हैं मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स क्या होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या, अब इस बारे में हम देखते हैं। देखिए, मॉडरेट्स में जो बेसिकली जो मेन लोग हमें दिखाई देते हैं इसमें, वो गोपाल कृष्णा गोखले जी थे, ठीक है, फिरोज शाह मेहता थे, केटी तालंग थे, दादा भाई नायरू जी थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, आनंद मोहन बोस हैं, ठीक है। और बहुत सारे और भी लीडर्स इनके, जॉर्ज यूल, और ये सारे के सारे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सारे के सारे मेन लीडर्स हैं, ठीक है। मेन लीडर्स, आपको सबसे पहले मेन लीडर्स का नाम याद रखना है, केटी तालंग, गोपाल कृष्णा गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, दादा भाई नायरू जी, जॉर्ज यूल, ठीक है, आनंद मोहन बोस। मैं हाईलाइट कर रही हूँ मेन लीडर्स को। तो इसमें नाम पूछा जाता है, कई बार मॉडरेट्स का डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, इनको हम मॉडरेट्स कहते हैं। देखिए, इन्हें मॉडरेट्स क्यों कहते हैं कि इन्होंने कहा कि 1805 से लेकर 1905 का जो टाइम है, कांग्रेस की एक पर्टिकुलर अप्रोच थी, ठीक है। अप्रोच क्या थी? इन्होंने कहा कि हम ना पीसफुल मेथड से, मतलब इनका था एक पीपी मेथड भी कहते हैं उसको, ठीक है। यानी ये कहते थे कि हम ना पीसफुल मेथड से, मतलब हम बिना झगड़ा किए पीसफुल मेथड से, प्रेयर एंड पिटीशन से, प्रेयर एंड पिटीशन मेथड जो था, हम उसके ज़रिए जो है हम ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे या फिर डोमिनेंट स्टेटस की बात की जाती थी, ठीक है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी ये कहते थे कि हम इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, और इलेक्शंस में हिस्सा लेके हम लेजिस्लेटिव, जो असेंबली उस टाइम की होती थी, जो एक तरह का पार्लियामेंट, लॉज बनाते थे, हम उसमें जाएंगे, हम अपने लिए खुद लॉज बनाएंगे। तो इनका मीन्स क्या था? दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। ये नॉन वायलेंट, मतलब उस तरह की एक्टिविटीज़ में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो इनका, जैसे हम कुछ इनकी डिमांड्स देखते हैं, जैसे कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आपको ये स्लोगन याद रखना है, पूछा जाता है कि ये स्लोगन किसका था। देखिए, मॉडरेट्स का स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये कहते थे कि हम तब तक आपको टैक्स पे नहीं करेंगे जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि जो लेजिस्लेटिव आपकी काउंसिल्स हैं, जहाँ पे आप लॉज बनाते हैं, हमें वहाँ पे मैक्सिमम सीट्स चाहिए। तो ये कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। डिमांड फॉर स्वराज थी, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वराज की डिमांड करते थे। इंडियनाइजेशन ऑफ आईसीएस, आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, जैसे अभी सिविल सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस, इस तरह का। तो वहाँ पे ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं, जहाँ पे मैक्सिमम ब्रिटिशर्स होते थे,
इनका कहना था कि यहाँ पे इंडियंस को भी इंडक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस, देखिए उस वक्त जो इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता था वो हम पढ़ेंगे आगे के उसमें फर्दर डिटेल, लेकिन वो लंदन में हुआ करता था, उसकी एक एज लिमिट थी। तो ये कहते थे कि आप इंडिया में करवाएं और उसके बाद इसका जो है एक लगातार एग्ज़ाम्स हो, ताकि हमारे भी ऑफिसर्स जो हैं वो आईसीएस, हमारे इंडियंस जो हैं वो आईसीएस के अंदर आए, ठीक है। उसके बाद ये ना अटैक अगेंस्ट बर्मा एंड अफगानिस्तान, ठीक है, ये बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि ब्रिटिश आर्मी जो है जिसमें मैक्सिमम इंडियंस हैं वो बाहर जाके बर्मा या अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये बोल रहे थे कि हमें बाहर जाके लोगों के साथ लड़ना नहीं है, तो ये इसके भी खिलाफ थे, ठीक है। ये स्वदेशी का कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज कर देते। देखिए अगेन स्वदेशी क्या होता है, ठीक है। स्वदेशी होता है कि हमें अपना मतलब जो हमारा अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, अपना जो हमारा अपने कपड़े हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनको यूज़ करना है, हमें बाहर के फॉरेन प्रोडक्ट्स को नहीं यूज़ करना, ठीक है। हमें खुद का सेल्फ जो हमारी प्रोडक्शन है हमें उसको बढ़ाना है, बाहर की चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना। ये स्वदेशी के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज करते थे, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के खिलाफ थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने आपको कल भी क्लास के अंदर बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है। आप साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है। ड्रेन ऑफ वेल्थ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ये दादा भाई नेहरू जी ने जो है ये थेरी दी थी। इन्होंने इसमें बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे यहाँ पे बहुत चालाकी से हमारे यहाँ से वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं, वो ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। आपको ये थेरी याद रखनी है, किसने दी थी, दैट इज़ दादा भाई नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद ये आर्म्स एक्ट को रेपल करने की बात करते थे, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कहते थे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी अफगानिस्तान बर्मा या जितनी भी जंगें हो रही हैं उसमें एक्सपेंडिचर किसका लग रहा है, इंडियंस का, उसको कम करने की बात करते थे, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ बहुत स्पेसिफिक डिमांड्स थी, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ कॉटन एक्साइज ड्यूटी, टैरिफ्स को कम करने की बात की गई थी। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस अबव रैंक ल्यूटेनेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ये कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, ठीक है। ओवरऑल आपको मॉडरेट्स का याद रखना है कि मॉडरेट्स जो हैं इनको मॉडरेट्स क्यों कहा जाता है। मॉडरेट्स कहते हैं बीच में कहीं मध्यम एक मग, ठीक है। मॉडरेट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो गया कि ये कहते थे कि हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हम अपना स्वराज लेंगे, ठीक है। उसके बाद कहते थे कि कहीं ना कहीं ये ना प्रेयर एंड पटिशन मेथड आपने याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि प्रेयर एंड पटिशन मेथड किसका था, तो आपको याद रखना ये मॉडरेट्स का मेथड था, ठीक है। उसके बाद इनका ये कहना था कि हम पब्लिक ओपिनियन बना के ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ब्रिटिशर्स हमारी बात सुनेंगे और हमारी प्रॉब्लम हल होगी, ठीक है। ये इस तरह की ना नॉन वायलेंट तरीकों में बिलीव करते थे, ठीक है। और 1885 से लेके 1905 तक कांग्रेस का यही तरीका रहा है, ठीक है। हम यहाँ देखते हैं कि आपको इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स का नाम याद रखना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला फेज़ हम देखते हैं 1905 से लेके 1917 तक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट फेज रहा है कांग्रेस के अंदर। एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि 1905 में ऐसा क्या हुआ, हम अगला लेक्चर इसमें लेके आएंगे कि 1905 में बेसिकली कहीं ना कहीं बंगाल का पार्टीशन होता है, ठीक है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ या उससे थोड़ा पहले भी जो बहुत सारे लीडर्स थे उनको लगने लगा कि इतने साल हो गए हैं हमें ब्रिटिशर्स के लिए वो प्रेयर एंड पटिशन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो मॉडरेट्स के थे उसको फॉलो करते हुए हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत से लोग जो थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए थे, ठीक है। मॉडरेट के मेथड से बेसिकली वो डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने एक्सट्रीमिज्म का जो कॉन्शियसनेस था वो ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। उनको ब्रिटेन और ब्रिटिश का ये बहुत बुरा लगने लगा, तो उनको लगने लगा कि अब हम इनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक्सट्रीमिज़म का हमें जो सीड्स हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आइडिया जो था वो इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए ज़्यादा सेंट्रल हो गया इंडियन पॉलिसी के अंदर। लोगों को लगने लगा अगर हम एक्सट्रीमिज़म को फॉलो करेंगे, अगर हम वायलेंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हमें आज़ादी मिल जाए, ठीक है। अब इनका जो हम एक्सट्रीमिज़म का देखते हैं कि इनके मेथड्स क्या थे। जो जनरल जो मेथड्स हैं एक्सट्रीमिज़म के, इनका जो मेथड था हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये पैसिव रेसिस्टेंस में बिलीव करते थे, ठीक है। मतलब पैसिव रेसिस्टेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है आपको, ये अरबिंदो घोष ने दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ पैसिव रेसिस्टेंस, तो ये बात करते थे कि हमें रेजिस्ट करना है गवर्नमेंट को, पैसिवली रेजिस्ट करना है, तो ये किसने दिया, अरबिंदो घोष ने, ठीक है। मास एजिटेशन की बात करते थे, मास एजिटेशन यानी अगर कोई लॉ अगेंस्ट आ रहा है तो ये सड़कों पर आ जाते थे, ठीक है। उसके बाद सेल्फ रिलायंस
की हमने देखा सेल्फ रिलायंस की बात, यानी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, ब्रिटिश प्रोडक्ट को कम से कम यूज़ करना। द कंसेप्ट ऑफ आत्मा शक्ति सेल्फ रिलायंस वाज गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आत्मा शक्ति और सेल्फ रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट भी स्वामी विवेकानंद ने दिया था। ये आपको याद रखना है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। उसके बाद आत्मशक्ति का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। दीज आर द बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पैसिव रेसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अरबिंदो घोष ने, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म जो है ये कहीं ना कहीं बात करते थे कि हम ना वायलेंट मेथड्स थे कहीं ना कहीं इनके, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म हमें ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देता है। अब हम कुछ कॉजेज़ देखते हैं कि एक्सट्रीमिज़म उसी वक्त में क्यों इतना बढ़ रहा था लोगों के बीच में। सबसे पहले हमने देखा कि मॉडरेट के मेथड्स जो थे ना वो कहीं ना कहीं फेल हो गए थे। मॉडरेट के मेथड्स में लोगों का बिलीफ इतना नहीं रहा था, उनको लग रहा था कि ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं और इतना हमें जो है कुछ हो नहीं रहा, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनकी पॉलिसी अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। तो मॉडरेट के मेथड्स में बिलीफ ख़त्म हो गया था लोगों का। अब देखिए इसमें इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी बहुत था उस वक्त, जो है डिफीट ऑफ रशिया बाई जापान। जापान एक बहुत छोटा नेशन उस वक्त माना जाता था और रशिया बहुत बड़ा था, लेकिन जापान ने जो है रशिया को हरा दिया था। और उस टाइम इथोपिया डिफीटेड इटली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियंस को भी होप नजर आने लगी कि हम भी जो है हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं और उनको हरा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एमरजेंस ऑफ रेडिकल लीडर्स। अब कुछ लीडर्स ऐसे आए जिनका जो थॉट प्रोसेस था वो पुराने जो मॉडरेट लीडर्स थे उनसे बहुत अलग था। इन लीडर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो लीडर्स थे इनमें सबसे पहला नाम था अरबिंदो घोष का, ठीक है। अरबिंदो घोष जो है ये मॉडरेट पॉलिटिक्स के बिल्कुल खिलाफ थे। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अरबिंदो घोष को कहा जाता है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। इन्होंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था न्यू लैम्प्स फॉर, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अरबिंदो घोष हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं एक्सट्रीमिस्ट में। अश्विन कुमार दत्त हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय पंजाब के अंदर बहुत एक्टिव थे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ठीक है। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मतलब हाँ आप इन्हें देखेंगे आगे, हम पढ़ेंगे इस बारे में जब हम अलग से इनका पर्सनालिटीज़ का लेक्चर लेके आएंगे कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और उन्हें गणपति शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट किया था, ठीक है, 1894 में। गणपति शिवाजी फेस्टिवल अभी भी महाराष्ट्र के अंदर बहुत हाई लेवल पे बनाया जाता है। तो वो किसने स्टार्ट किया था, बाल गंगा, अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य नाम से भी इनको जाना जाता है और गणपति शिवाजी फेस्टिवल इनके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है जो आपने सुना होगा, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, दैट इज गिवन बाई बाल गंगाधर तिलक। और आर्टिक होमा वेदास एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, वो भी इन्होंने लिखी है, ये कहीं बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट में, दैट इज बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को मिला के बोला जाता है लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल को बोला जाता है। लाल बाल पाल कौन है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये तीनों जो हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं जो अपने अपने जगहों पे काम कर रहे थे और आपको इनका काम याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। इनकी सोच क्या थी कि हमें इनका थोड़ा सा मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट था। ये वेस्टर्न उससे बहुत प्रभावित थे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस जो इथोपिया के अंदर हुआ या फिर जो जापान ने रशिया को हरा दिया, तो ये इनसे इन्फ्लुएंस थे और इनको लग रहा था कि अगर हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेथड्स की ज़रूरत नहीं है, हम बाई फोर्स भी आज़ादी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने कुछ देखा कि कुछ इवेंट्स हुई थी, जैसे 1905 1906 में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं, उससे लोगों को बहुत गुस्सा था। उसके बाद उस वक्त लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। कर्जन की पॉलिसीज़ लोगों को इतनी पसंद नहीं थी, बहुत रेडिकल पॉलिसीज़ थी कर्जन की, ठीक है। ये ऐसे दो तीन चीज़ें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से लोगों को लगा कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जा रहा है और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाई फोर्स हराने की कोशिश कर रहे थे। अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। दोनों के मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं इन डिटेल, लेकिन हम देखते हैं कि मॉडरेट्स का जो मेथड था परसुएशन था, ये ना मनाने में बिलीव करते थे कि हम ब्रिटिशर्स तक अपनी बात पहुंचाएंगे और वो मान जाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का जो मेथड था वो पैसिव रेसिस्टेंस का था, ठीक है। यहाँ पे ये ना ब्यूरोक्रेसी में बिलीव करते थे, ठीक है। ये कहते थे कि हमने पढ़ा था कि ये इंडियन सिविल सर्विसेज में आने
की बात कर रहे थे, ब्यूरोक्रेटिक मेथड, जब भी कहते थे कि सिविल सर्विसेज में इंडियन होंगे, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस होंगे, कहीं ना कहीं जो है इंडिया को आज़ादी मिल ही जाएगी। लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल अपोज थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। ये ना ब्रिटिशर्स का विश्वास जीतने की बात करते थे, मतलब ये मॉडरेट्स ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं है कि शायद हमें उनके रूल से प्रॉब्लम है, अगर हम उनको बताएंगे, अगर हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी बात आगे रखेंगे तो शायद हमें आज़ादी मिल जाए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ऐसा बिलीव नहीं करते थे, वो कहते थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स को सब कुछ पता है, दे आर इविल, दे आर डूइंग इट बाय फोर्स। ओके, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट अंडर ब्रिटिश डोमेन, ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है, ये आपको याद रखनी है कि मॉडरेट्स कहते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहना है, सेल्फ गवर्नमेंट हमें दे दो, लेकिन ऊपर जो सुवर्निटी हो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की हो। लेकिन ये सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते थे, ये ब्रिटिश डोमेन को बिल्कुल, ये ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने की बात करते थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहते थे कि ये स्वदेशी में बिलीव करते थे, लेकिन लिमिटेड स्केल में। स्वदेशी मूवमेंट जो बाद में हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद लॉन्च की गई, लेकिन ये स्वदेशी में बिलीव करते थे, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को भी कहीं ना कहीं मॉडरेट तरीके से सपोर्ट करते थे, ये पूरी तरह से नेशनल लेवल पे स्वदेशी को लॉन्च करने की बात करते थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये मॉडरेट लीडर, इतने इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे जो पुराने लीडर्स थे, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जो अभी कहीं ना कहीं बहुत नए थे, जैसे कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल हो गए और बिंदु घोष हो गए। और यहाँ पे मॉडरेट्स में हम देखते हैं दादा भाई नेहरू जी हैं, जी के गोखले हैं, ये पुराने लीडर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए, इन दोनों का पॉलिसीज़ का इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया कि फाइनली जो है कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। कांग्रेस का स्प्लिट हो गया, यानी कांग्रेस अलग अलग हो जाती है 1907 में, और इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, ठीक है। सूरत स्प्लिट हो जाता है फाइनली, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है कांग्रेस दो अलग अलग जो है, जो मॉडरेट्स थे वो अलग हो गए, और एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे वो अलग हो गए, ठीक है। सूरत स्प्लिट की शक्ल में ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और हम इसके बारे में भी आगे सूरत स्प्लिट को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक का आपका लेक्चर ये कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने INC का फॉर्मेशन देखा है। आपने यहाँ पे INC को 1885 में INC बनती है, और पहला WC बैनर्जी थे। इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई, हमने उसके बारे में भी पढ़ा है। इसमें इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं। इसके एक दो चीज़ें आप इसके फैक्ट्स और देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट INC का कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट INC का कौन है, वो आपने याद रखना है कि WC बैनर्जी, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछा जाए तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसेंट है, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसेंट है। उसके बाद जो अब हम देखते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंडिपेंडेंस जब हमें मिली उस वक्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, तो JB कृपलानी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, JB कृपलानी, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बैनर्जी हो गए, फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थे, इंडिपेंडेंस के टाइम JB कृपलानी कांग्रेस के वो थे। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए, पहला मुस्लिम जो प्रेसिडेंट बना था वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके जहन में होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट होता है और कांग्रेस का स्प्लिट होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस। और इसमें हम अगर आपको फर्दर इसमें टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेगी टारगेट JK एग्ज़ाम्स की, तो आप वहाँ जाके सुपरवाइज़र का कोर्स जो है अपलोड हो चुका है हमारा, और SI का भी अपलोडेड है। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली वीडियो कोर्सेज ले सकते हैं, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल होगी। डिस्काउंट के लिए आप महक20 कूपन यूज़ कर सकते हैं, आपको 20% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।